नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे का मतलब होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है और हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, ये समय नोट कर लीजिए क्योंकि ये दमदार 10 का समय है, ये दो टूक का समय है और दो टूक का वक्त बदला है लेकिन तेवर नहीं बदले। ये भी हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं क्योंकि हम लगातार जैसे पहले थे वैसे ही अब भी उन्हीं तेवरों के साथ झूठ और फेक एजेंडा को लगातार बर्स्ट करते रहेंगे, सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दो टूक में कल मैंने जो चर्चा की थी, आज उस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपसे कहा था राहुल गांधी ने फोड़ा एटम बम, लेकिन वक्त बताएगा उनके बम में है कितना दम। तो राहुल गांधी ने कल जो बम फोड़ा था उसका धमाका कितना जोरदार था, उस पर आज दिन भर चर्चा होती रही, उस पर दिन भर आज डिबेट चलती रही और दिन भर बहुत सारे फैक्ट चेक भी होते रहे, चुनाव आयोग की तरफ से, चैनल्स की तरफ से, मीडिया अखबारों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से, उससे बहुत सारे फैक्ट चेक हुए। लेकिन आज इस फैक्ट चेक के अलावा मैं कुछ और बड़े मुद्दे आपके सामने लाऊंगा इसी विषय से जुड़े हुए, और इसीलिए मेरा आज का जो विषय है उसको समझिएगा, उसकी गहराई को समझिएगा। आज जो मेरा विषय है उसकी हेडिंग आपके सामने है, आपको बता दूं, धमाका कम धमकी ज्यादा, राहुल गांधी का क्या है इरादा। यह हेडिंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए, धमाका कम धमकी ज्यादा, राहुल गांधी का क्या है इरादा। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था धमाका कितना बड़ा होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और आज हमने इस धमाके का असर कुछ कुछ देखा कि किस तरह से इसके फैक्ट चेक हुए, कुछ झूठ कुछ सच सामने आते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग को लगभग धमकाया और कहा कि हम आप पर हमला करेंगे अगर आप संविधान पर हमला करेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और राहुल गांधी जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जमीन पर क्या असर हो रहा है, आज दो टूक में इसको लेकर चर्चा करूंगा, सबूत आपको दिखाऊंगा। मेरे हाथ में जो कागज हैं, जो सबूत हैं, वो आपके सामने लाऊंगा तो आप देखकर ये दहल जाएंगे किस तरह से राहुल ने धमकाया। तो चुनाव आयुक्तों के लिए सर तन से जुदा का फरमान आया। आज मैं आपको यह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है, ईसी की वेबसाइट पर कोई समस्या नहीं है। यह चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद किए जाने के दावे को खारिज किया है। यह चुनाव आयोग का पूरा बयान है। यह अब से कुछ देर पहले आज ही घोषित किया गया। यह जो है चुनाव आयोग की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर कोई समस्या नहीं है। यह एक और फैक्ट चेक एक तरह से चुनाव आयोग ने किया है, क्योंकि आज दिन भर यह कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट राहुल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद डाउन हो गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट लॉन्च के बाद से निर्बाध रूप से काम कर रही है। यह चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारी वेबसाइट पूरी ढंग से काम कर रही है, उचित तरीके से काम कर रही है। ईसीआई वेबसाइट के काम न करने के संबंध में कुछ अफवाहें निराधार हैं, यह चुनाव आयोग ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, यह आपको बता दूं। जी हां, क्योंकि सुबह से लगातार कहा जा रहा था, कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे थे कि जैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग की वेबसाइट डाउन हो गई। लेकिन इसका जो है इसका एक तरह से फैक्ट चेक आज चुनाव आयोग ने कर दिया। और आज की मैं वेबसाइट पर आ रहा हूं, धमकी जो है, धमाका कम धमकी ज्यादा, आखिर राहुल गांधी का क्या है इरादा। आज दो टूक में मैं जो सवाल उठाऊंगा, सवाल बड़ा गंभीर है। गंभीर यह है कि आखिर राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से हमले करके, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाकर और उनके सवालों का जवाब न देकर, उनके शपथ पत्र पर दस्तखत न करके जिस तरह से लगातार धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उससे क्या देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूं, खबरदार में देखिए, और उसके बाद मैं आपको यह प्रमाण दिखाऊंगा। पहले मेरी खबर के धार को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं वो दिखाऊंगा और आपको प्रमाण बताऊंगा। खबरदार में आज क्या है जरा सुनिए। बीते 15 दिनों में राहुल गांधी 6 बार चुनाव आयोग को धमकी दे चुके हैं। बीते 15 दिनों में, इससे पहले उन्होंने सीबीआई, ईडी वगैरह को भी धमकी दी थी, लेकिन 6 बार धमका चुके हैं। 2 हफ्तों में राहुल गांधी ने दर्जनों बार चुनाव आयोग को वोट का चोर बताया है, कहा चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, यह सरकार भी चोरी से बनी है। राहुल गांधी ने धमकाया, देर सवेर चुनाव आयुक्तों और अधिकारियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने आज एक बार फिर यह धमकी दी है। राहुल गांधी की धमकी के बाद सोशल मीडिया पर चुनाव आयुक्तों के खिलाफ
हेट कैंपेन, नफरती कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। हेट स्पीच में जिसको आना चाहिए उसके ऊपर चर्चा जरूरी है। कांग्रेस समर्थक चुनाव आयोग का दफ्तर जलाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त को ध्यान रखिएगा, ये राहुल गांधी की धमकी का असर है कि चुनाव आयोग के दफ्तर को जलाने की बात की जा रही है। पूर्व चुनाव आयुक्त का सिर काटने की मांग की जा रही है, उनके सिर को लटकाने की मांग की जा रही है। यह कांग्रेस समर्थक आज कर रहे हैं राहुल गांधी की धमकी के बाद। कांग्रेस समर्थक बांग्लादेश की तरह चुनाव आयुक्तों की सड़क पर पिटाई करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था वैसे भारत के चुनाव आयुक्तों को भी सड़क पर लाकर उनकी पिटाई होनी चाहिए। इससे पहले भी विपक्ष के नेता समर्थक कह चुके हैं कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे। इसका फैक्ट चेक भी मैं आपको करूंगा, इसका प्रूफ आपको दूंगा। लगातार चुनाव हार रहे दल क्या देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं? यह आज का बहुत बड़ा सवाल आपके सामने। क्या देश में इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर राहुल गांधी आखिर क्या हासिल करेंगे? यह सवाल मेरा आज है, इस पर चर्चा करूंगा और अब आपको जल्दी से प्रूफ दिखाता हूं। मेरे हाथ में ये एक ट्विटर हैंडल का एक जो है मेरे हाथ में स्क्रीनशॉट है। इसमें भाविका कपूर नाम की एक जो है ये वेरीफाइड हैंडल है। ये लिखता है द पनिशमेंट ऑफ ट्रीजन इन सऊदी अरेबिया इज बिहेडिंग, यानी सर काट दो। ट्रीजन, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि ट्रीजन का, और इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए भाविका कपूर लिखती हैं और नीचे उन्होंने भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त की तस्वीर लगाई है और सर काटने की बात कर रही है, लेकिन उनका दिल इससे भरा नहीं। उसके बाद वो लिखती हैं, उनका अगला ट्वीट देखिए, दिस मैन, राजीव कुमार भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, दिस मैन मस्ट बी हैंग्ड फॉर ट्रीजन। वही भाषा है जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। इफ नॉट द पब्लिक शुड पनिश हिम ऑन द स्ट्रीट्स, अगर नहीं उनको लटकाया जाता, उनका सर नहीं कलम किया जाता, तो जनता उनको सड़क पर लाकर पिटाई करे। यह भाविका कपूर का ट्वीट है। और आपको दिखाता हूं, सौरव दास, ये अपने आप को पत्रकार लिखते हैं, वेरीफाइड हैंडल है। क्या लिखते हैं? होप द बैटल अगेंस्ट लार्ज स्केल वोटर फ्रॉड इज फॉट ऑन द स्ट्रीट्स। ये भी लिखते हैं कि ये लड़ाई जो है इसमें अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद का पत्रकार कहता है, ये सौरभ दास लिखता है अदालत जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और इंटरवेंशन कहीं करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जानी चाहिए। अराजकता जो बांग्लादेश में हुआ। श्रुति धोरे, एक और श्रुति धोरे का देखिए वो क्या लिखती हैं। वो लिखती है राहुल गांधी ने जो है लीडर ऑफ, उन्होंने वार्निंग दे दी है और ये जो चुनाव आयुक्त हैं इनको सजा होनी चाहिए। ये श्रुति धोरे नाम की महिला लिखती हैं। अरुण कुमार, एक और मेरे पास ट्विटर है, वो लिखता है बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग ने, इसमें बाकायदा बांग्लादेश के चुनाव आयुक्तों की सड़क पर पिटाई का तस्वीर लगाई गई है और यह कहा गया बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग ने जब घोटाले किए तो चुनाव आयुक्तों को घसीट कर लोगों ने सड़क पर पीटा और उन्हें गिरफ्तार भी किया। जब जनता का सब्र टूटता है तो कुर्सियां हिलती हैं। इंतजार करो, सबका नंबर आएगा। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी, और ये कह रहे हैं बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर। भाविका कपूर का एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। वो लिखती हैं, माय ब्लड इज बॉइलिंग after watching Rahul Gandhi expose on Election Commission of India. If any other country, the public would have set fire on the Election Commission's office and dragged officials like Rajiv Kumar onto the streets by now. यानी ये कह रही हैं कि अगर किसी और देश में ऐसा होता जैसे राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है तो उसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दी जाती और चुनाव आयुक्तों को सड़क पर घसीट कर मारा जाता। ये कांग्रेस के समर्थक इस वक्त लिख रहे हैं। ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? ये देश में अराजकता पैदा करने की, देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं तो फिर और क्या है? ये मैंने सबूत दिखाए, जिनको शक हो मैं उनको ये सबूत दूंगा। चलिए इसी के साथ आज की चर्चा को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले जो बयान है उन तमाम बयानों को सुनिए। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है। अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं। एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं?
तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? आप किसी एक संवैधानिक संस्था पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस गंभीर आरोप के बाद आप लिख करके देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके साथ सबूत देने के लिए तैयार नहीं, तो इस जानबूझ करके आप उस चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद, हमारे लोकतंत्र का जो मूलभूत ढांचा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे खड़ा हुआ है, वो निष्पक्ष चुनाव पर है, वो हर व्यक्ति के पास वोट के अधिकार पर है। और अगर आपके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, अगर उसमें चोरी की जा रही है, अगर चुनी हुई सरकार वोट से नहीं बल्कि हेरा फेरी से बन रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? और बिल्कुल राहुल जी को उठानी चाहिए ये बात। अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहां पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहां की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है। तो ये तो बयान हुआ और मेरे हाथ में वो तमाम सबूत हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि किस तरह से राहुल गांधी के धमकाने के बाद चुनाव आयुक्तों का सर तन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इन सब पे चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। आइए चारों का परिचय करवा देता हूँ। प्रदीप भंडारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी। प्रोफेसर श्याम कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अनुराग वर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में प्रदीप भंडारी जी और तहसीन पूनावाला, दोनों को मैं चाहूँगा आमने सामने आएँ और उसके बाद दोनों अपनी बात रखें। शुरुआत में प्रदीप भंडारी जी आपसे कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने कल जो कुछ सामने रखा उसको लेकर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारे जो है सबूत जो है इधर उधर दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं। देश की जनता को कैसे पता चलेगा सच क्या है? क्या शपथ पत्र पे दस्तखत कर देंगे तब सच पता चलेगा? और दूसरा मेरा सवाल जिसको आज मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं, आखिर इन सब से क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है? अशोक जी, राहुल गांधी एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो लोकतांत्रिक रूप से जनता का समर्थन जब जीतने में विफल हो रहे हैं, 80 से ज्यादा बार जब विफल हो रहे हैं, तो अब वो जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। और यही एक अराजक वानबी डिक्टेटर की पहली खूबी है। पॉइंट नंबर 1, अगर राहुल गांधी को लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव की प्रणाली रिग्ड है, तो उस कर्नाटका के अंदर स्वीप कांग्रेस पार्टी ने करी थी, तुरंत उनके मुख्यमंत्रियों को रिजाइन कर देना चाहिए। उनका झूठ इस बात से पकड़ा जाता है कि जब वो कहते हैं कि महादेवपुरा असेंबली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बैंगलोर सेंट्रल की सीट जीती, सच्चाई की बात यह है कि 4 असेंबलीज में भारतीय जनता पार्टी लीड करी, ना कि एक असेंबली में। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई जहां पे वोटिंग बढ़ती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने का प्रयास करती है। तो मेरे पास ये सब के सब 53 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट है महाराष्ट्र के अंदर, जहां 30,000 से ज्यादा वोट्स बढ़े और उन सब 53 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर विपक्ष जीती है। राहुल गांधी कहते हैं कि 1 करोड़ वोटर्स जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बढ़े, परंतु सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 1 करोड़ नहीं, कम वोटर्स बढ़े हैं। अब मैं आपके आना चाहता हूं दूसरी बात पे। ये ऐसी पहली बार तो नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने कोई क्लेम किया है। वो रफाल के ऊपर उनका झूठ पकड़ा जाता है, ईवीएम के ऊपर उन्होंने 6 महीने तक कहा था ईवीएम रिग होते हैं, उसके बाद जब चुनाव आयोग ने कहा आइए रिग करिए तो सब खत्म हो गया, सब चुप हो गए। फिर महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट करा। अब ये नया लेके आए हैं बिहार चुनाव के पहले। दरअसल जब परिवारवादी को पता है कि उससे सवाल ना पूछे जाए क्योंकि वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाता है, तो हर सीजन में कोई ना कोई नया लेके आते। ये 3 महीने चलेगा, बिहार का चुनाव खत्म होगा, नया सीजन के अंदर आएगा। ओपन चैलेंज, अगर उनको लगता है उनके तथ्य सही है तो रिटर्न लिख के दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके, प्रदीप जी के 2 मिनट पूरे हुए और तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला, एक पुरानी कहावत मुझे याद आती है, हारे को हरि नाम, यानी जो हारा उसको हरि का भजन करना चाहिए, प्रभु के जो है चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है विपक्ष की थ्योरी हो गई है, हारे तो करो बदनाम,
चुनाव आयोग को बदनाम करो, ईवीएम को बदनाम करो, जब हारो तो बदनाम करो, हारे को हरिनाम नहीं, हारे तो बदनाम। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी ये सब संस्थाओं के खिलाफ अविश्वास का माहौल क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्या उनके मंशा है? अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हुआ। सबसे पहला सवाल जिससे मेरे भाई प्रदीप भाई ने अंत किया वो है कि राहुल गांधी जी लिखित में क्यों नहीं देते, एफिडेविट साइन क्यों नहीं करते। मैं इसे पलटता हूँ, माननीय इलेक्शन कमीशन माननीय विपक्ष के नेता को, भारत की आवाम को क्यों एफिडेविट नहीं देता कि जो राहुल गांधी जी कह रहे विपक्ष के नेता वो गलत है। दूसरी चीज़, किस कानून के तहत वो एफिडेविट फाइल करे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये होना चाहिए रूल 20 सब रूल 3 रेडविट रूल नंबर 14। जो मोटा मोटा ये रूल कहता है, मैं सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कि जब ये प्रक्रिया बनती है नाम डालने की या नाम खत्म होने की, जिसको कई वर्ष हो गए, उसके 1 महीने के भीतर आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो उस प्रक्रिया के नीचे आज वर्षों के बाद अगर वो कंप्लेन करेगी, इलेक्शन कमीशन कहेगा वो तो विंडो आपका क्लोज हो चुका है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सारी मीडिया चैनल ने उस 1 बेडरूम के घर में गए, उस 1 बेडरूम के घर में जहां पर रेड्डी साहब का घर है, रेड्डी साहब याद है अनुराग जी, वो 2 भाई रेड्डी भाई, सुषमा जी का हाथ था, रेड्डी साहब का घर है। रेड्डी साहब के घर में 80 लोग रहते हैं, रेड्डी साहब उनको जानते नहीं और 80 के 80 लोग आकर वोट करते हैं। ये अजीब चीज है। और एक सबूत मीडिया ने एक्सपोज किया, आदित्य जी की कहानी और भी क्यूरियस है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो 2016 में लखनऊ में, तो 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, 2020 में वो जाते हैं महाराष्ट्र, 2020 में महाराष्ट्र का चुनाव था, 2021 में वो जाते हैं बैंगलोर, 2021-22 में बैंगलोर का चुनाव था, और फिर 2024 में वो बैंगलोर की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करते हैं। वो अपने टीवी चैनल में ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि अपना वोट चेंज करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें, जबकि उनको करना चाहिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल। और उनका नाम क्यूरियसली बाकी सब लिस्ट के ऊपर अभी भी एक्टिव है, इसको फैक्ट चेक मीडिया ने किया है। तो ये सारे तथ्य माननीय इलेक्शन कमीशन के सामने डाला है। इलेक्शन कमीशन उनको डेफेमेशन का नोटिस भेजे, या इलेक्शन कमीशन कह दे कि क्या माननीय राहुल गांधी जी झूठ कह रहे। बात यह है कि हमारे इलेक्शन को लेकर एक प्रक्रिया चल रही है, और जो लास्ट सवाल हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जो 5 बजे के बाद वोटिंग हुई, जो तेलंगाना में भी बढ़ी, उसका कांग्रेस को कह रही है वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। आप क्यों डिलीट कर रहे हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली डिलीट कर रहे कोर्ट, जब कोर्ट ने आपको कहा कि आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। ओके, आपने कुछ सवाल उठाया, प्रदीप जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी मेरे पास भी है, लेकिन आपने मेरे मूल सवाल का एक सवाल और था, लेकिन मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। नहीं, मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से माहौल बना रहे हैं और जैसे कांग्रेस के सपोर्टर जो है सर तन से जुदा की धमकियां दे रहे हैं चुनाव आयुक्तों को, ये कौन सी राजनीति है। लेकिन प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए, वो कह रहे हैं फैक्ट चेक तो उनके पक्ष में है, वो चर्चा कर रहे हैं महादेवपुरा का हाउस नंबर 35, कह रहे हैं कि एक घर में 80 लोग नहीं थे। आदित्य श्रीवास्तव की भी बात कर रहे हैं वो। इनको राहुल गांधी ने कहा कि ये परिवार जो है वो परिवार फेक परिवार है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और कहा कि भाई इनका वोटर लिस्ट के अंदर सेम नाम है। ये परिवार सामने आया और कहा कि राहुल गांधी हमको बदनाम कर रहे हैं, हम सब ने अलग अलग वोट डाला है। महादेवपुरा की इन्होंने बात करी, उसमें भी राहुल गांधी ने झूठ बोला। भैया 8 असेंबली आती है बैंगलोर सेंट्रल में, ना कि 7। राहुल गांधी कह रहे 7 असेंबली आती है। राहुल कह रहे हैं कि हम सिर्फ महादेवपुरा में लीड करें। 2009 से वो बैंगलोर सेंट्रल की लोकसभा हम जीतते आ रहे हैं और 4 में हम लीड करें, और अगर 1 में भी इनका लॉजिक में मान लूं, सत्य मान लूं, तो फिर भैया मालेगांव सेंट्रल के अंदर क्या हुआ। तीसरी बात, इन्होंने गलत बात बोली। महाराष्ट्र के अंदर डेटा ये कहता है, और मैं आपको बताऊंगा कि वोटिंग जो है 5 बजे के पहले जो रेट ऑफ वोटिंग थी एवरी आवर वो 58% थी, और 5 बजे के बाद वो घट के 32% हो गई। तो फिर ये तो उल्टा बोल रहे हैं, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। और अगर तहसीन पूनेवाला 2016 में लखनऊ जाते हैं, 2020 के अंदर महाराष्ट्र में आते हैं और 2023 के अंदर बैंगलोर के अंदर पहुंच जाते हैं, तो क्या तहसीन पुणेवाला तीनों जगह वोट डालेंगे? उनके 3 वोट होंगे क्या? क्या देश में अगर एक व्यक्ति 3? अशोक जी, आज आप दिल्ली में बैठे, इसी साल दिल्ली का चुनाव हुआ, अगले साल जाके आप जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगले साल आप जाएंगे बंगाल, इस साल आप जाएंगे बिहार के अंदर, बिहार का चुनाव होगा, अगले साल आप जाएंगे बंगाल में, बंगाल का चुनाव होगा, उसके अगले साल आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तो क्या आप 4 वोट डाल रहे हैं अशोक जी? मैं पूछ रहा हूं क्या 4 वोट? मेरा वोट मैं एक बात, हाँ तहसीन में मौका दूं। देखिए मेरा वोट 2 जगह था, मैं वाराणसी का मूलतः रहने वाला हूं, और मेरा वोट मेरे गांव में भी मेरा वोट था, क्योंकि वहां मेरे चाचा हैं तो उन्होंने मेरा वोट वहां, लेकिन मैंने आज तक वहां कभी वोट नहीं दिया। और उसके बाद जब मेरा वोट यहां था तो उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया गया। मैंने बताया इस तरह की चीजें बहुत सारी जगह पर थी। और महादेवपुरा की जो बात करूं, हाउस नंबर 35 जिसका जिक्र तहसीन भाई आपने किया, एक और चैनल पर उसका फैक्ट चेक हुआ और उसमें जयराम रेड्डी
रेड्डी के बताया आपको, नाम रेड्डी पर वो जी। मकान है, और उनके भाई गोपाल रेड्डी ने बताया कि ये सारे आसपास काम करने वाले लोग हैं जो कभी रेंट पर आते हैं, यहाँ से बनाते हैं, अपना आई कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। बोलिए। तहसीन भाई 5 सेकंड और फिर आप 5 मिनट तक बोलिएगा। प्लीज, मैं आपके शो पे आप 10 बजे पे 2 टूक की बात करते हैं, इन्होंने खोदा पहाड़ चुहिया भी नहीं निकली। ओपन चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी ने अभी तक जो भी बात बोली कोई भी इलेक्शन की प्रणाली पे, ये कम से कम 4 साल से बोलते आ रहे, 5 साल से बोलते आ रहे, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर बता दो जो राहुल गांधी के पक्ष में कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही। ओके मैं- तहसीन भाई, सिर्फ एक। मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो रेड्डी साहब ने कबूल किया कि वो 80 लोग वहाँ पर थे और वो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड थे। अब यही बात को मैं आदित्य जी की बात से आगे बढ़ाता हूँ और आपके उदाहरण से। आप क्योंकि आप देश के नागरिक हो, एक जागरूक नागरिक है और एक ईमानदार नागरिक है, आपने अपना वोट कैंसिल करा है। ये क्यूरियस केस है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आदित्य जी का वोट कैंसिल नहीं होता, वो उस वक्त एक्टिव है। बाद में यूपी इलेक्शन कमीशन कहता है वो कैंसिल हो गया और ये सारी बातें आती है, लेकिन उस वक्त जब दिखाया यही गया तो वो अभी तो चुनाव आयोग कह रहा है कि कैंसिल है। अभी कहा, लेकिन कल ही लेकिन कहा राहुल था, गांधी कल जी ही ने कल जब रात को ही चुनाव नहीं, उसके बाद हाँ। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी जी ने टिक बताया वहां पे वोट कास्ट किया हुआ गया, और प्रदीप जी भी इसको मानते कि यहाँ पर वोट कास्ट के फिर वहां शिफ्ट हो गए, फिर वहां पे वोट कास्ट के। ये एक स्ट्रेंज प्रक्रिया है और 80 वर्कर्स एक 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में आसपास के, और मालिक जानता नहीं कौन है, कहते भाई ये रहते रेंट के ऊपर, ये परिवार के ऊपर। मैं आता हूं, मैं 10 सेकंड से मेरी मैं आप अगर आप मुझे, मैं अब मैं यील्ड नहीं करूंगा। मैंने इनसे सवाल पूछा कोई और ये जवाब देते, परिवार का फोटो का इशू था, वो बात नहीं। मैं लास्ट चीज के ऊपर वापस आना चाहता हूं, महाराष्ट्र के ऊपर, दोबारा ये महाराष्ट्र पे ले गए। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि महाराष्ट्र में आप कह रहे हो कि वोटिंग परसेंटेज घट गए, मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूं। मैं ये भी मानने को तैयार हूं और आप भी मान रहे कि 60% वोटिंग बढ़ा 5 बजे के बाद। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तेलंगाना में भी बढ़ा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार दे रही है, भाई दे दो वीडियो फुटेज, आप क्यों नहीं दे रहे? जब कोर्ट का आदेश आता, आपका सवाल था कोर्ट का कौन सा आदेश, कांग्रेस के पक्ष में के 2 वीडियो फुटेज, आप कानून रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करते, आप उसको डिलीट करते। सवाल यहां पे आता है, आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं आ रहा हूं। अशोक भाई, तहसीन भाई थोड़ा सा इस बात पे कम समझ रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि तहसीन भाई एक कॉल जो है ना, आप जाकर कमलनाथ जी को करिए, वो बहुत चुनाव लड़े हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते भी और मानते भी हैं। उनसे पूछिए कि प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया ये होती है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि भाई अगर उसको वोट कम काउंट हुए, वो रिकाउंटिंग की बात करता है, उसके बाद जाकर वो फॉर्म पे साइन करता है। तो इनके, आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर 10% या 5% नहीं 2% कैंडिडेट तक ने नहीं कहा कि चुनाव फर्जी है। अशोक भाई क्या आप चल रहा जवाब दे, है लेकिन ये एक बड़ा, कब देखिए तक चलेगा ये? कब तक झूठ बोलेंगे? जल्दी। प्रदीप भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, ये बात और आधा सच बोला। कमलनाथ जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, शर्त भी लगाया था कि जीतेंगे हार के वो चुनाव। बट ये देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 11 हमने, और मैंने आपके शो में पहले भी कहा, 11 कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पिटीशन फाइल किए, ये महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। वो जो भी उसका फैसला है, कोर्ट का फैसला जो भी बता दीजिए फैसला, जो भी आएगा, आप तक आए नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। हैरान करने वाली बात क्या है, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता हूँ, वो 11 के 11 कैंडिडेट्स, अनुराग भाई सुनिए मेरी बात, 11 के 11 कैंडिडेट्स जिनका स्टेक है इलेक्शन में, जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की, उनका हाईकोर्ट में अब तक केस नहीं लगा, और केस लगता है प्रदीप भाई और केस लगता है एक थर्ड व्यक्ति का, जिसका कोई कंसर्न नहीं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट से फाइल करते हैं और कोर्ट कहता है कैसा फ्रिवलेस पिटीशन, ये कैसे पिटीशन? तो वही बात हो गई अशोक भाई, कोर्ट ने इनके पक्ष में नहीं किया तो कोर्ट खराब। ये प्रियंका वाड्रा से सीख के आए। मैं गलत हूं, आप ये बताइए, नहीं आप मुझे, तो मतलब अब आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? नहीं मुझे बताइए ना सर, मुझे बताइए कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? पुणेवाला की मार्गदर्शक प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी और तहसीन पुणेवाला बॉम्बे हाई कोर्ट पे सवाल उठा रहे। अब इनका कार्यकर्ता लोअर कोर्ट पे सवाल उठाएगा। भाई किसी को तो बख्श दो भाई। भाई कोर्ट पे। हाँ बोलिए अनुराग भाई, मैं फिर श्याम जी के पास बताना चाहूंगा। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट एक एज ग्रुप के लोग आते हैं और हमने एक भारत में चुनाव की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया, मैंने राहुल गांधी जी के जितने भी एग्जाम्पल देखे, बहुत ही मतलब कि उन्होंने बहुत ही डिटेल में जाके, बहुत ही घरों तक को जाके इंगित किया है। हमने चुनाव को उस दौर से देखा है जब वहां पे हम लोग उस चीज़ों को सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मास लेवल पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, मास लेवल पे जो है वोट बैलेट पेपर लूटे जा रहे हैं।
आपके मतलब ये तो आपकी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी उसका उदाहरण रही है। हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशियों को लाके अपना जो वोटर का जो वो डायनेमिक्स चेंज करने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाके बसाया गया। चीजें जब इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, लोग ही चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन में सरकारी एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें चेंज होती है। आज आप 20 साल पुरानी और आज की स्थिति में चेंज देखिए तो बहुत जमीन आसमान का बदलाव। आप जो बात कर रहे हैं, मैं खुद बता दूं, मैं मैनपुरी में था, ये 2000 के आसपास की बात है, 2002 या 2003 के चुनाव की बात है। मैं मैनपुरी में था जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बंदूकें लेकर घूम रहे थे, वो मैंने उसकी रिपोर्ट करी थी। एक बीएसपी के कार्यकर्ता को जो है गोली मारी गई क्योंकि दलितों को वहां वोट नहीं देने दिया जाता था। ये सब चीजें इस देश के चुनाव में होती रही हैं, लेकिन ये सब चीजें अब बदल रही हैं। चुनाव आयोग धीरे धीरे चीजें बेहतर है। लेकिन मेरा सवाल जो है, मैं श्याम जी आपके पास आ रहा हूं, मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आपको आरोप लगाने का अधिकार है, नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन जब आप कोई आरोप लगाते हैं और उस आरोप को लेकर के आपसे सफाई मांगी जाती है, आपसे सबूत मांगे जाते हैं, तो वो सबूत देने में विपक्ष के पैर क्यों थर थर कांपते हैं? मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद जो है श्याम जी बताएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी जी का शपथ पत्र भरो, उन्होंने आज तक शपथ पत्र, आज उनको कहा था कि ठीक है 30 दिन का समय होता है, लेकिन आप 30 दिन तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रोज आरोप लगाएंगे। चुनाव आयोग भी इस बार लग रहा है आर पार के मूड में, उसने कहा शपथ पत्र दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शपथ पत्र अब तक नहीं दिया गया है, आप कोर्ट में नहीं जाते इस चीज को लेकर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 एपिक नंबर बता दिए, 2 कार्ड दिखा दिए। अब जब चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि भैया दूसरा आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कौन सा है, कहां से मिला, दे दो, तो तीसरी बार आज तीसरा जो नोटिस दिया गया है, 1 नोटिस में कोई जवाब नहीं, 2 नोटिस में कोई जवाब नहीं, आज तीसरा नोटिस भेजा गया है और अभी तक जवाब नहीं आया। और यह भी आपको बता दूं, ये जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आज 8वां दिन है, 8वें दिन भी विपक्ष की तरफ से एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। तो सर, कोई सबूत देने में क्यों पैर कांप जाते हैं श्याम जी? और ये 3 नोटिस, कितने नोटिस के बाद जो है तेजस्वी जी बताएंगे कि उनके 2 वोटर कार्ड की जो असलियत क्या है? नहीं, देखिए अशोक जी, 2-3 बातें यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है और वर्तमान में जो सत्ता में दल हैं, अगर उनका 10 साल का रिकॉर्ड देख लेंगे, जब वो विपक्ष में थे तो जितने सवाल उठाए थे उसके मतलब मुकाबले में वर्तमान विपक्ष का ही उठाए हैं। और उस समय इतने सवाल उठाते थे, जब कोर्ट में भी जाने की बारी आई तो बाद में गलत बात साबित हुई, वो सही बात साबित नहीं हुई। नैरेटिव पर कि इतना बड़ा बवंडर मचाया गया, सरकारें बदली, सब कुछ बदला। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो चाहे राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, बड़े मुनासिब और वाजिब सवाल हैं। और एक बात हमें बड़े गंभीरता से समझना पड़ेगा, यहाँ सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है, सवाल संवैधानिक संस्थाओं से हुआ। जिस तरह से सत्ताधारी दल और मीडिया कुछ खास वर्ग इसका बचाव कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए, बल्कि खुली बहस होनी चाहिए। अब एक बात तो हमको समझना पड़ेगा कि आज जो सत्ता में, कल विपक्ष में रहेगा, तो संस्थाएं राजनीतिक ना हो, संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक ना हो। श्याम जी, आपकी बात से पता है क्या मतलब जा रहा है, आपकी बात का क्या नैरेटिव जा रहा है? नैरेटिव ये जा रहा है, जो क्योंकि आपने नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं आपके शब्द में समझा रहा हूं। आप ये है कि आप भाजपा से सीख रहे हैं, जैसे भाजपा विपक्ष में करती थी नैरेटिव बनाने का काम, उसी तरह से आज आप नैरेटिव बना रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मुझे आप एक उदाहरण, बिल्कुल भाजपा संसद में हंगामा करती थी, भाजपा घेरती थी, सवाल करती थी, लेकिन भाजपा सबूत मांगने पर भाग नहीं जाती थी। अदालत का जो फैसला आया 2G में, वो आप कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी भागी नहीं, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं, मैं बहुत समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूं। अगर भागी तो मुझे बताइए। और मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो मेरा आपसे मूल सवाल है, तेजस्वी यादव कब देंगे भाई वो नोटिस? कितने नोटिस जाएंगे? 3 नोटिस जा चुके हैं, 300 नोटिस। अगर आप पहले दिन आरोप लगा रहे हैं, वही फॉर्मूला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और भाग जाओ।
अरविंद केजरीवाल को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी को फॉलो नहीं कर रहे आप लोग अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं कि कागज दिखाओ, मेरे पास जी सलमान खुर्शीद का अकाउंट नंबर है, मेरे पास शरद पवार का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, मेरे पास सोनिया गांधी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, और जैसी कहा कि लाओ सबूत दो तो भाग जाओ। तो आप लोग भी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबूत मांगे तो पैर कांपने लगते हैं। क्यों भाई, सबूत दीजिए ना। नहीं, इस पर एक दो बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपको नहीं, मेरे सवाल का जवाब भी आ जाए सर। आप बात बहुत अच्छी करते हैं, आप प्रोफेसर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बात अच्छी करते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं देते। कोशिश कीजिए एक आध बार मेरे सवाल को अटेम्प्ट करने की। आप तो प्रोफेसर, आप जानते हैं स्टूडेंट्स को जब पेपर दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि पेपर मैथ्स का दिया जाए और स्टूडेंट जो है उसमें जो है हिंदी का पोयम लिख के आ जाए तो उनको नंबर मिल जाएंगे। तो आप प्रोफेसर हैं सर, जानते हैं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए सर। नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि जो आपने सही बात पकड़ा, जो सम्मानित जो सत्ता में दल है उनके बारे में जो आपने जिक्र किया है, वो भागे ना भागे लेकिन गलत साबित हुए, ये बात क्लियर है। जहां तक रही बात की प्रमाण देने की बात है, हमें जब पत्र मिलेगा हम उसका जवाब निश्चित तौर से देंगे। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर हो, मतलब तीन आपको नोटिस, एक नोटिस नहीं मिला। आप जरा बता दीजिए, मैं ब्रेकिंग न्यूज चला देता हूं। सुनिए आप ये भी अब आप आरोप लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चुनाव आयोग कहता है नोटिस दिए, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। बोलिए, मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज चलाता हूं। सुनिए, चुनाव आयोग का मैं सम्मान करता हूं, सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता हूं। सर, नोटिस मिला कि नहीं मिला? सर सुनिए ना, आप एक बात को पकड़ के मत बैठिए। अरे यही तो विषय सर, फिर वही कह रहा हूं, सवाल वही है, सवाल वही है। 2/2 कितने होते हैं? 4 होते हैं कि नहीं होते? आप सुनिए ना, आप देखिए, आप डिबेट चलाइए अपने मन के मुताबिक। सर, मुझे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। अगर आप डिबेट में बोलने आते हैं, मेरे सवाल का जवाब तो आप बोलिए। मैं अलग से 5 मिनट आपको दे दिया करूंगा कि अब श्याम जी का तहरीर होगी, तकरीर होगी, उनसे सवाल कोई नहीं पूछना, क्योंकि वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने जो सवाल बुनियादी उठाए, सर मैं अपना सवाल की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी के सवालों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। बुनियादी सवाल मैं राहुल गांधी के सवालों पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पूछा आपको नोटिस मिला क्या तेजस्वी यादव को? और नोटिस अगर मिला तो 1 नोटिस नहीं, 2 नोटिस नहीं, 3 नोटिस नहीं, कितने नोटिस चाहिए जवाब देने के लिए? पैर कांप रहे हैं आप लोगों के सर, पैर कांप रहे हैं आप लोग। इस बात को स्वीकारिए, इस बात को स्वीकारिए। 8 दिन से आप लोग SIR पर एक ऑब्जेक्शन नहीं लगा सके, और आज तीन आप लोगों को दिए गए, तीन नोटिस दिए गए, अब तक जवाब नहीं दे पाए। क्या सर आप लोग सर नैरेटिव चलाने के लिए आते हैं सर? जब सवालों का जवाब देना भी सीखिए ना सर। प्रोफेसर साहब, बच्चे आपके देख रहे होंगे, कहेंगे कि सर हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। अगली बार आपके क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन वो छोड़कर आएंगे, कहेंगे जब प्रोफेसर साहब अशोक श्रीवास्तव के सवालों का जवाब नहीं देते तो हम उनके सवालों का जवाब क्यों दें? क्योंकि आप ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि सवालों का जवाब नहीं देना है, कुछ भी बोलना है, रोक देते हैं। अशोक जी ऐसा मत कीजिए सर, सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। सम्मानित मीडिया के साथ सुनिए ना, हाथ जोड़कर आपसे सवाल पूछता हूँ, चौथी बार आपसे सवाल पूछा हाथ जोड़ के। आज तक कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? 65,000 आपके बूथ लेवल, सर सवाल फिर सुनिए 5वीं बार, 65,000 आपके बूथ लेवल जो है एजेंट्स हैं। 8 दिन में आप लोग एक खामी नहीं निकाल पाए चुनाव आयोग की, और 3 नोटिस गए तेजस्वी यादव जी को। 3 नोटिस के बाद भी जवाब क्यों नहीं दिया गया? मेरे 2 सवाल जल्दी से बताएं सर। सवाल का जवाब दे देंगे। 1 नंबर बात तो आप सुन लीजिए, आपको बता देंगे। सुनिए अशोक जी, आपको भी बता देंगे। टीवी डिबेट में बुलाइएगा आप मुझे, निश्चित तौर से मैं समझता हूं आपका हम लोग से बहुत प्रेम है, आरजेडी से, मुझे पता है आपको। तो है सर, प्रेम क्यों नहीं है सर? बुलाएंगे तो हम आएंगे जरूर। एक बात तो हो गई, जहां तक आपने कहा ना कि जो इस बड़े SIR को लेकर सवाल है, आप समझिए मीडिया के बड़े जिम्मेदार साथी है, इतने मतदाताओं के नाम कट रहे हैं जो से कह रहे हैं कि एक भी अभी तक फाइल नहीं हुई है। आप जो सिलसिलेवार डेटा मांग रहे हैं, एक ब्लॉक में 25 लाख लोगों का जो नाम है, वैक्यूम में नाम है, क्लियर डाटा, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं अशोक जी, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। सर मैं बोल रहा हूं, अदब और सम्मान के साथ बोल रहा हूं। सर मैं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं, अभी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं सर, मैं बोलता हूं सर, श्याम जी सुनिए ना, मैं बोलता हूं सर, 65 लाख वोट कटे हैं और बहुत संभव है। सुनिए सर, मैं बोल रहा हूं, अब सुनिए ना सर, अब सुनिए, मुझे ब्रेक लेना है। 1 मिनट, आवाज रोकिए। मैं बोल रहा हूं सर आपकी बात, 65 लाख वोट कटे, और मैं कह रहा हूं बहुत संभव है इसमें कुछ लोग ऐसे कटे हों जो जेन्युइन वोटर हों,
और उनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनके वोट का अधिकार मारा ना जाए, इसीलिए चुनाव आयोग ने 65,000 विपक्ष के बीएलए को कहा है कि आप लाइए 1 महीने का समय। 8 दिन में टोटल 65,000 बीएलए मिलकर एक खामी नहीं निकाल पाए। 5,000 से ज्यादा लोग खुद ही पहुंचे हैं कि सर मेरे नाम में ये तकलीफ, 5,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए अपने चेक करके, लेकिन ये 65,000, ये तो राहुल गांधी के बीएलए, आरजेडी के बीएलए, मतलब चना भूजते हैं आप लोग क्या वहां बैठ करके? चना भूजते हैं, थोड़ा सा काम भी करना है, सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, और ब्रेक के बाद मेरा बड़ा सवाल जो है, ये कौन सा माहौल राहुल गांधी बना रहे हैं? मैं ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर पूछूंगा। आखिर चुनाव आयुक्तों को सर तन से जुदा की धमकी देना, चुनाव कार्यालय को, चुनाव आयोग के दिल्ली दफ्तर को आग के हवाले करना, आग लगा देना, ये कौन सा माहौल बना रहा है विपक्ष देश में? ये अराजकता क्यों फैलाई जा रही है देश में, और ये अराजकता फैलाने का कौन जिम्मेदार है? ये सवाल पूछूंगा और आपको फैक्ट चेक में ये भी बताऊंगा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं, इससे पहले भी कई बार देश में इसी तरह से अराजकता पैदा करने की कोशिश विपक्ष ने की है, लगातार की है, बार बार की है। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा, कहीं मत जाइए, बड़े खुलासे इस ब्रेक के बाद जारी रहेंगे। भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। भाई बहुत असमंजस में हूँ, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूँ। भाई तू ठीक तो है? रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात मत किया। ओके सॉरी भाई, कौन बात कर रहे हैं भैया? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। 0 इन्वेस्टमेंट। 0 इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक दावा कर रहे हैं कि वो खुलासे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग लगातार एक के बाद उनके दावों की हवा निकाल रहा है। इस बीच राहुल गांधी का धमकियों का सिलसिला भी जारी है। आज एक बार फिर उन्होंने चुनाव आयोग को धमकी भरे अंदाज में जो ये कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमला करेंगे अगर आप जो है संविधान पे हमला करेंगे। और इसके बाद इसी पर हम चर्चा करें कि किस तरह से इस देश में क्या अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल के दावों का फैक्ट चेक बार बार हो रहा है, चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। हमने आज इस प्रोग्राम के शुरू में ये फैक्ट चेक कर दिया। चुनाव आयोग ने बताया उसकी वेबसाइट डाउन नहीं थी। ऐसी अफवाहें कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई कि राहुल के खुलासे के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट डाउन हो गई। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, प्रदीप भंडारी, तहसीन पुलावाला और प्रोफेसर श्याम कुमार, अनुराग वर्मा। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आज का फैक्ट चेक कर देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया थे, पहली बार नहीं है जब देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है।
राहुल ने चुनाव आयोग को धमकाया तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल को रोकने के लिए जो आएगा उसे खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, इस भाषा का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इसके मायने क्या है समझने की जरूरत है। सलमान खुर्शीद ने कहा था जो बांग्लादेश में हुआ, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, अराजकता फैली थी, उन्होंने कहा जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, ये सलमान खुर्शीद ने कहा था। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह इंदौर ने इसी संदर्भ में बेहद भड़काऊ बयान दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, क्या देश में अराजकता फैलाने की साजिश है? सज्जन सिंह ने कहा कि भारत में लोग पीएम आवास पर धावा बोलेंगे, प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोलेंगे, ये उनके शब्द थे। संसद से सीए नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ तो रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक रैली की थी और इस रैली में खूब भड़काऊ बयान दिए गए थे। रैली में सोनिया गांधी ने कहा कि आर पार की लड़ाई है, अपने घरों से निकलो, आर पार की लड़ाई है। राहुल गांधी ने रैली में कहा घर से नहीं निकले तो कायर कहलाएंगे, घर से निकलना जरूरी है, नहीं तो कायर कहलाएंगे। बाद में सीए के खिलाफ दिल्ली में दंगे हुए, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं तो क्या है? राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी घर से निकलेंगे तो लोग उन्हें डंडे से मारेंगे। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार जिस तरह की भाषा का चुनाव आयोग के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और देखिए मैं सबूतों के साथ दिखा रहा हूं कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी के समर्थक पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तस्वीरें लगा कर ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा कर दो इनका और इनको सड़क पर लाके मारो, चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दो। ये इस तरह के मेरे पास तमाम ट्वीट्स हैं और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं, वो भी कह रहे हैं सड़कों पर आइए और सड़कों पर उतर के जो है आर पार की लड़ाई लड़िए। ये अराजकता फैलाने की साजिश नहीं तो क्या है? 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से तहसीन पूनावाला, ये देश में अराजकता फैलाने की साजिश नहीं तो क्या है? अशोक जी, मैं आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ और कभी भी वायलेंस का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीयन तरीके से अगर वो किसी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते तो संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। जो आपने कहा कि सर काटो या किसी व्यक्ति को या व्यक्तिगत तौर से किसी को टारगेट करो, मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं समझता हूँ ये गलत है। लेकिन ऐसा हो रहा है, आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक नहीं मेरे पास, और ये मैं थोड़े से लाया हूँ, मैं ऐसे 50 निकाल सकता था जहां पर यह कहा गया चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दो, ये कहा गया कि चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दो, सड़कों पे खींच के चुनाव आयुक्तों को मारो, बांग्लादेश की तरह, जैसे बांग्लादेश में चुनाव। तो ये सब क्या है? क्या इसको लेकर ये मतलब ये किस तरह का माहौल बना रहे हैं? ये एक तरह से हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुल्क के जो गृह मंत्री साहब है, इतने कमजोर गृह मंत्री साहब। अशोक जी, अगर मैं गृह मंत्री होता ना, घर से खींच के डालते, जेल में डालता। 2 दंगे हो गए उनके नाक के नीचे दिल्ली में, तो आप ही नहीं पता है 50 लोगों की मृत्यु हो गई और वो गृह मंत्री साहब कुछ कर नहीं पा रहे। अब लगातार फेल हो रहे, किसी केपेबल व्यक्ति को बना दीजिए, अच्छी बात है। शायद गृह मंत्री साहब को क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, प्रदीप भंडारी, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, मेरे दर्शक भी इसी तरह से सवाल पूछ रहे थे। मेरे दर्शक हैं मुकेश चौधरी, माफ कीजिएगा, मेरे मेरे कई दर्शक हैं जिन्होंने मुझे सवाल भेजा और उन्होंने यही सवाल पूछा कि कार्रवाई अपर्णा झा, उन्होंने भेजा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर आरोप लगाने, उन पदों पर आसीन अधिकारियों को धमकी देने वाला राष्ट्र सुरक्षा के लिए विकट संकट बन सकता है। इस सुधार पर इसके आधार पर तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? ये अपर्णा झा पूछ रही है। मेरे और भी दर्शक इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? अशोक भाई, अगर मेरे भाई तहसीन पूनेवाला जो दूसरे विचार से आते हैं, उनको लगता है कि कैसे गृह मंत्री जिनने नक्सलिज्म 120 जिलों से ज़्यादा से कम करके 10 से कम जिलों में ला दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से यूनाइट कर दिया और जिन्होंने देश के अंदर आतंकी घटनाओं को 70% तक कम किया, अगर वो कमजोरी है तो मेरे हिसाब से मजबूती तो तहसीन पूनेवाला के लिए सुशील कुमार शिंदे वाली है, जिसमें आतंकी घटना के बाद एक गृह मंत्री जो है अपने कपड़े बदलने में व्यस्त होता है। पर मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं अशोक जी। क्या राहुल गांधी ने कहा था अशोक जी, ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट? तो जब आप इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, जो आप ट्वीट्स दिखा रहे हैं, ये सब इंस्पिरेशन कहां से ले रहे हैं? ये तो सिर्फ प्यादे हैं जी, असली तो इनका मसीह राहुल गांधी है। क्या क्या है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को, हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। एक गरीब इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल जो दलित होगा, ओबीसी होगा, पिछड़ा होगा,
वो भी इलेक्शन कमीशन में काम करता है। क्या बोला कि अगर मेरी बात नहीं सुनी, राहुल गांधी की बात नहीं सुनी, तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं, जब उनकी सरकार आएगी तो क्या हाल कर दिया जाएगा। ये इंदिरा गांधी ने किया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी प्रियंका वाड्रा ने, तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट, ऐसा प्रियंका वाड्रा ने कहा बताने वाले मेरे भाई को कि वो देशभक्त है कि नहीं है। तो भैया ये तो अभी से ही डिक्टेट कर रहे अशोक जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। डीडी न्यूज में क्या होता था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कलावा पहन के जो व्यक्ति है वो शो नहीं कर सकता था, आप इसके भुक्तभोगी रहे हुए हैं। तो ये इनने सेट कर दिया, इनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि राहुल की मंशा भारत के में विपक्ष बनने की नहीं, भारतीय स्टेट से लड़ने की है, और उसके लिए वो वैश्विक शक्तियों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने राहुल गांधी की बात करी तो ग्लास तक टूट गया, सोचिए कितनी अशुभ बात है। चलिए मैं एक मिनट मैं एक बार मैं अनुराग आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल भी बड़ा वैलिड सवाल है। राहुल गांधी ने इतने सारे कल सो कॉल्ड फर्जी वोट दिखाए, हैरानी लोगों को पता है किस बात पे हुई। बांग्लादेश के कई नागरिक, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के कई घुसपैठिए, ये बाकायदा नागरिक कर्नाटक में भी हैं, ये नागरिक जो हैं महाराष्ट्र में भी हैं, लेकिन इनमें से किसी का कांग्रेस की पूरी रिसर्च टीम लगी। मैं तो ये देखिए मेरे पास एक है कि ये आदमी जो है मोइनुद्दीन अरेस्ट जो ये रह रहा था महाराष्ट्र में, इसने वोट भी किया था। पुणे में कई बांग्लादेशी पकड़े गए थे जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में वोट किया था। कर्नाटक के जो है गृह मंत्री परमेश्वरन ने पिछली बार स्टेटमेंट दिया, हमने 200 बांग्लादेशी उनको गिरफ्तार किया। मैं ये कह रहा हूं अनुराग जी कि एक भी किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम लेकर वो नहीं आए, एक भी, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, लेकिन सारे उनके फर्जी वोटर हिंदू ही थे, जबकि फर्जी वोटर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बरस रही थी। अशोक जी, मैं 97 की बात करूंगा, उस समय आप मेरे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, आपने मुझे लखनऊ एक स्टोरी करने के लिए भेजा था, तो वहां मुझे बताया गया यहाँ बांग्लादेशी 10,000 एकदम से आके बस गए। मेरे को समझ ही नहीं आया ये है क्या, ये खबर क्या है। लेकिन आप 97 के बाद जब 2005, 7, 8 आया है, उस समय तक बांग्लादेशी बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान की व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज बांग्लादेशी होना मतलब किसी के लिए, बच्चे के लिए बहुत ही साधारण चीज रह गई है। अब मैं आता हूं एक राहुल गांधी जी पे, मैं एक छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा, मेरा अपना ऐसा आकलन है कि नेहरू गांधी परिवार पहली बार सत्ता से बाहर इतने लंबे समय तक पहली बार रहा है, और ये इनका जो मानसिक संतुलन है वो राहुल गांधी जी का उससे थोड़ा सा हिला हुआ है कि जब भी ये सत्ता से बाहर हुए, अगर आप जनता गवर्नमेंट के टाइम की बात करें, बहुत थोड़े से समय के लिए, उसके बाद जितनी बार भी ये बाहर हुए हैं तो भी इनके कोई रिश्तेदार रहे हैं, मतलब इनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, इनको कोई दिक्कत नहीं आई है। ये पहली बार हुआ है कि ये 11 साल तक सत्ता से बाहर हैं, और 15 साल तक तो है ही, ये सरकार मतलब है। ये थोड़ी है कि आप ऐसा माहौल बनाएं कि लोग चुनाव आयोग के दफ्तर को जलाने की बात करने लगे। ये वही मैं कहना चाहूंगा, यही बहुत खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये समझने वाली, कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने आने के बाद, जो कांग्रेस हमेशा से एक मध्यम मार्गी पार्टी रही हुई है, उसको सडनली वामपंथी उसमें जो उन्होंने कलर डाला है, वामपंथी नहीं सर, अब तो मुझे लगता है कि उसमें अर्बन नक्सल कलर चला गया है। बिल्कुल ये तो अर्बन नक्सली हैं जो दंगा करने, जो कह रहे हैं कि आग लगा दो। मैं आ रहा हूं श्याम जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं फिर ये सवाल जरूर उठाना चाहता हूं मैं कि भैया ये इतना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की जब बात होती है तब तो आप SIR का विरोध करते हैं, और वैसे आप कहेंगे कि जो है चुनाव मतदाता सूची गड़बड़ है। ये दोनों चीजें जो है ना वो डबल ढोलकी लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। जब खुले खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने धमकी भी दी और धमाका किया, धमाके में कितना असर, इन सब पे चर्चा। श्याम जी, आज तो बिहार में थे गृह मंत्री अमित शाह जी, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई घुसपैठियों को भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। बिहार के अंदर लगातार ये कोशिश हो रही है कि वहां पर जो घुसपैठिए रोहिंग्या उनको हटा दिया जाए। वहां आप लोग SIR का विरोध करते हैं। यहां राहुल जी जब कहते हैं कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गड़बड़ है और कर्नाटक की, तब आप लोग कहते हैं वाह वाह राहुल जी क्या कमाल कर दिया। ये डबल ढोल की क्यों बज रही है सर? देखिए, ऐसा हो गया कि जहां जहां चुनाव की बात रही हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, ऐसा मतलब की परिपाटी ऐसी एस्टेब्लिश हो गई है कि मतलब उस पर क्या ही कहना। कई बार आप डिबेट इस पर करा चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये लिए बैठा है, जो विमर्श आप छेड़ा है, कि खाली निर्वाचन आयोग का काम है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या बैठे हुए हैं तो उनका नाम ही काटना है। स्थानीय प्रशासन से लेके MHS को देखना है ना कि विदेशी यहाँ कैसे यहाँ बैठे हुए हैं। जो संदिग्ध है, तो ये बड़ा सवाल लिए बैठा है। इस बात पर विमर्श नहीं करते। क्या वो पकड़े जाने पर क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा, उसको वापस भेजेगा, डिपोर्ट करेगा, ये जानकारी मैं दे दूं आपको। ये विमर्श क्या होगा, अमेरिका ने कितने भारतीयों को हाल ही में डिपोर्ट किया है, ये जानकारी आपको होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस बात पर कोई इस तरह का संदिग्ध है, निसंदेह कानून को अपना कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो विमर्श और नैरेटिव जो है, नैरेटिव जो हो गया है, बन रहा है प्रदीप जी, नैरेटिव बन रहा है, लोग का एक्शन होना चाहिए ना। निकालिए, आप निकालिए, क्या दिक्कत है? लोग वो तो कह रहे हैं निकालिए। आप सवाल, ये बड़ा सवाल है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ सर, समय कम है, जल्दी से। मेरे आरजेडी के मित्र, मेरे आरजेडी के मित्र जो है आपके सवाल से इतने भयभीत हो गए क्योंकि आपने उनको उनके स्टूडेंट्स के सामने एक्सपोज कर दिया कि वो आजकल अखबार पढ़ना बंद हो चुके हैं। थोड़ा अखबार खोलिए और पढ़िए। दिल्ली से लेकर हर जगह से हम हटा रहे हैं और निश्चिंत रहिए, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम हटाएंगे। और फिर आप पहले ये बताइए कि 2-2 वोटर आईडी कैसे आपके पास है? ये तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। 2-2 वोटर, पता चले इनके 10-10 निकले। इनकी जांच होगी मेरे आरजेडी के मित्र की, तो इनके भी 10 निकलेंगे। तहसीन बुने वाला इकलौते ऐसे व्यक्ति जिसका 1 वोटर आईडी होगा, भले वो 15 शहर में 15 दिन घूमेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आदित्य श्रीवास्तव है कि 15 शहर घूमा पर वोटर आईडी एक तहसीन भाई जल्दी से मुझे, तहसीन भाई आपका एक फैक्ट चेक आया मेरे पास। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। तहसीन जी का सर, एक मिनट, तहसीन जी का एक फैक्ट चेक मेरे पास आया है कि आपने शायद ये कहा कि जो फॉर्म 8 है वो रेजिडेंस चेंज होने के बाद भरा जाता है, ना कि फॉर्म 6। फॉर्म 6 जो है वो जो है दरअसल फॉर्म 6 जो है वो आपने बोला जो फॉर्म 8 होता है, आपने ऐसा कहीं बोला। इसमें मेरे पास फैक्ट चेक आया आपको। इसमें मैं बताता हूँ। फॉर्म 6 जो है ये नए वोटर्स के लिए होता है जो 18 से 23-24 साल की उम्र के, और उसके अंदर जो लोग हैं 70-80 साल के लोग हैं। ठीक है। अब इसी का उपयोग किया है आदित्य जी ने अपना पता चेंज करने को। और फॉर्म 8 जो होता है वो उसी स्टेट के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करना है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर साहब की एक बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बांग्लादेशी वोटर्स है, खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है बिहार के अंदर, इसलिए SIR करना जरूरी है। SIR का सब समर्थन करे, कह रहे इसकी प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। पर
बांग्लादेश के वोटर है तो प्रोफेसर साहब के सवाल का जवाब दो, आप उनको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हुआ कौन? बिहार से कोई नहीं हुआ। बिहार से, अरे बिहार का हिसाब से दिल्ली से कर रहे होगा भैया। अगर कोई इलीगली आ गया तो हो जाना चाहिए था। एक महीने में आपको भाई अगर कोई ऐसे नहीं क्यों इतने विचलित हो रहे हैं बांग्लादेशी के नाम से? मैं तो कह रहा हूं उनको भेजो। और आप मेरा पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तहसीन पूनेवाला को शो पे फैक्ट चेक किया है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्योंकि राहुल गांधी का इनमें असर आ गया। राहुल गांधी कह रहे थे महाराष्ट्र में 1 करोड़ फर्जी, 1 करोड़ नए वोटर है, पर निकले 1 करोड़ नहीं 20 लाख के अराउंड वोटर थे। अब तहसीन पूनेवाला भी उसी रास्ते में जा रहे हैं। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं। सुनिए, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना तहसीन जी की, भाई अगर घुसपैठिए निकाले जाते हैं तो इसका सपोर्ट इस लिस्ट की पूरी प्रक्रिया में बहुत हद तक घुसपैठिए को पकड़ने की भी मंशा थी जो हैं। अगर आखिरकार किशनगंज जिले में एकदम से 6 हफ्ते के अंदर अंदर वहां 1.25 लाख लोग कैसे आवेदन दे देंगे कि मेरा घर बदल गया, मेरा नया पता है ये, तो 1.25 लाख लोग, तो ये प्रक्रिया इसकी है, तो इसका सपोर्ट कीजिए ना, इसका सपोर्ट कीजिए, कहिए हाँ इसके बाद निकालिए भी। अशोक जी 24 में घुसपैठियों ने वोट दिया था ना? 24 में वोट दिया है ना? बोलिए आपने, बोलिए एक बात तो बोलिए। 24 में वोट दिया है ना उसने वर्तमान सरकार को? दिया है नहीं दिया? हाँ मैंने सरकार को थोड़ी दिया, विपक्ष को दिया भाई, विपक्ष को दिया। हाँ अगर आपके पास सबूत है कि सरकार को दिया, मेरे पास सबूत है घुसपैठियों ने विपक्ष को दिया। अरे भैया सुनिए, अगर वो घुसपैठिए विपक्ष को वोट ना देते तो कांग्रेस की 99 सीटें भी नहीं आती और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी ना होती बिहार में, क्योंकि घुसपैठियों का वोट से बनी है। दिक्कत यही है कि जो घुसपैठिए आपको वोट देते हैं, आप कहते हैं उनसे सरकार बनी है। थोड़ा फैक्ट चेक कीजिए सर, किशनगंज के अंदर तो पिछले 50 साल से हमारे पिछले किशनगंज के अंदर 90% टाइम तक यही जीते। बहरहाल मुझे राजनीति करना ये भी बड़ी अच्छी सर मुझे फैक्ट चेक फिर से करिए। मैं फिर कह रहा हूं जो लोग ये कहते हैं मैंने किसको वोट दिया? श्याम जी फिर से कह रहा हूं जरा अपनी पार्टी से पूछेगा कितने घुसपैठियों का वोट लेकर इस वक्त जो है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, ये पूछिएगा, आपको पता चलेगा। तो जरा देखिएगा कि जो सीमा बहुल इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके, वहां कितने वोट मिले थे और कितने घुसपैठियों को, जरा जांच कीजिएगा फिर आइएगा। बहरहाल अभी समय मेरे पास इतना ही है, इस ब्रेक के साथ 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन